साथियों, क्या आप भी मध्य प्रदेश के किसान हैं? यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा अभी जो आवेदन आमंत्रित किए गए हैं कस्टम हायरिंग केंद्र योजना के, जिसमें आप 25 लाख रुपए तक का सामान सब्सिडी पर ले सकते हैं। तो इसमें क्या कुछ है, कितना अनुदान है, इसका आवेदन की क्या प्रक्रिया है, पात्रता क्या है, उसके बारे में हम संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो आइए हम समझ लेते हैं। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि इस योजना का उद्देश्य क्या है। इस योजना को चलाने का शासन का उद्देश्य क्या है, इससे किसको लाभ मिलना चाहिए। तो उसका उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को किराए पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराने के लिए जो है गांव में कस्टम हायरिंग केंद्र की स्थापना करना है, जिसके माध्यम से सभी किसानों को बड़े बड़े कृषि यंत्र किराए पर उपलब्ध हो सके। इस योजना अंतर्गत बैंक ऋण के आधार पर कस्टम हायरिंग केंद्र की स्थापना एक गांव में एक व्यक्ति या एक किसान को की जाती है। और अब हम समझ लेते हैं कि इसके आवेदन की प्रक्रिया क्या है। इसका सबसे महत्वपूर्ण और पहला चरण यह है कि आपको जब भी आप आवेदन करेंगे तो आपको 10,000 रुपये की डीडी बनवाना होगी। ध्यान रहे कि आपको डीडी उसी बैंक खाते से बनवाना है जिस नाम से आप आवेदन कर रहे हैं, और साथ ही वो बैंक उसी जिले में होना चाहिए जिस जिले के आप निवासी हैं। तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है। और दूसरी बात यह ध्यान रखना है कि आपको सहायक कृषि यंत्री, वहाँ के संभाग लेवल के जो सहायक कृषि यंत्री है उनके नाम से डीडी बनवाना है। तो आप स्क्रीन पे लिस्ट देख पा रहे होंगे, आप जिस भी जिले से हैं उस संभाग के नाम से आपको लिस्ट बनाना है। आप आसानी से स्क्रीन पे इसको देख सकते हैं। अब जैसे जो भी आपने डीडी बनवाई है उसको आपको ऑनलाइन फॉर्म जमा करते समय अपलोड करनी होगी। बाद में जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस समय आपको जो है डीडी जमा करानी होगी। अब इसमें यदि हम बात करें कि इसके आवेदन की अवधि क्या है, कब से कब तक आप इसका आवेदन जमा कर सकते हैं। 7 अगस्त से लेकर इसकी अंतिम दिनांक 21 अगस्त है। इस बीच आप आवेदन को जमा कर सकते हैं। और इसके बाद यदि बात करें लॉटरी की, तो लॉटरी की सूचना 22 अगस्त को शाम 5 बजे मिल जाएगी। जो इसकी सीएससी की वेबसाइट है उस पर आपको यह सूचना जो है आसानी से आप इसकी लिस्ट देख सकते हैं। अब आगे जिन किसानों का चयन लॉटरी के माध्यम से हुआ है उन किसानों को भौतिक सत्यापन के लिए 24 अगस्त से लेकर 25 अगस्त के बीच बुलाया जाएगा, जिसमें आपको जो है अभिलेखों का सत्यापन करवाना है। आपको संभाग लेवल पर कृषि यंत्री कार्यालय में जाना होगा, जिसका समय 10:30 से 5:30 शाम तक रहने वाला है। अब इस समय आपको आवश्यक दस्तावेज कौन कौन से ले जाना है, तो इसमें जो आपने 10,000 की डीडी बनवाई थी वो आपको साथ में लेके जाना है। बात करें फोटो पहचान पत्र में आधार कार्ड या फिर वोटर आईडी या फिर इसमें 12वीं की अंक सूची आप ले जा सकते हैं। अब अगली यदि बात करें जाति प्रमाण पत्र की, एससी एसटी और ओबीसी वर्ग के कृषकों के लिए जाति प्रमाण पत्र की मूल प्रति आपको वहाँ पे ले जानी होगी। निवासी प्रमाण पत्र, एफपीओ पंजीयन प्रमाण पत्र यदि आप एफपीओ से आवेदन कर रहे हैं तो। अब इसमें हम सबसे बड़ी बात यहाँ कर लेते हैं कि ये सब आपको करने के बाद यदि आपका बैंक में प्रस्ताव चला जाता है तो उसके बाद आपकी डीडी वापस नहीं होगी। जैसे कि आपने जो 10,000 की डीडी बनाई है और आपका बैंक को प्रस्ताव बनकर चला गया विभाग से, तो उसके बाद आप इस योजना का लाभ नहीं भी लेना चाहते हैं तो आपको ये 10,000 रुपये की राशि आपकी जब्त कर ली जाती है। और यदि इससे पहले आप निर्णय बदल लेते हैं तो आपको जो है डीडी जमा करने से पहले यह सोचना है और उससे पहले आप अपना निर्णय बदल सकते हैं। अब आगे यदि इसके शर्त की हम बात करें तो एक गांव में और एक परिवार में एक ही व्यक्ति को इसका लाभ मिल सकता है। और बात की जाए कि एफपीओ का आवेदन किन के नाम से किया जाता है, तो अध्यक्ष जो होते हैं उनके नाम से एफपीओ का आवेदन आपको करवाना होगा। अब यह सब प्रक्रिया करने के बाद आपको 31 अगस्त को जो है मार्गदर्शी शिविर का आयोजन संभाग लेवल पर किया जाएगा। उसमें जिसके नाम से भी आवेदन किया है, लॉटरी में नाम आया है, डॉक्यूमेंट को जमा किया है, उनको 31 अगस्त को एक दिन का इसमें मार्गदर्शी शिविर प्रदान किया जाएगा। शिविर में भाग लेने के 10 दिन बाद आपको सीए के द्वारा जो इसका प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करनी होगी और विभाग को भेजनी होगी।
फिर विभाग इसका परीक्षण करेगा और आगे इसको भारत सरकार को एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड भेजेगा, जिसमें जो है इस योजना में जो अनुदान मिलता है उसके अतिरिक्त इसमें 3% की ब्याज की छूट भी आपको मिलेगी। जैसे कि आपने जो भी ऋण लिया उस पर आपको 3% की अतिरिक्त ब्याज की छूट एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत दी जाती है। भारत सरकार द्वारा एआईएफ की स्वीकृति के बाद विभाग द्वारा बैंक को हमारा जो प्रस्ताव है वो अग्रेसित कर दिया जाता है। अब इसके बाद में आवेदक को मार्जिन मनी और बैंक ऋण की जो सूचना है वो 1 माह के अंदर प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार होने के 1 माह के अंदर जो है भिजवानी होगी। बैंक में जैसे ही आपकी मार्जिन मनी जमा होगी उसके बाद विभाग स्वयं के वे पर अपने वे पर आपको जो है प्रशिक्षण देगा। प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करने के बाद आपके द्वारा जो भी यंत्र क्रय किए गए हैं उनका भौतिक सत्यापन किया जाएगा। उसके बाद आपको सब्सिडी जो है जारी कर दी जाएगी। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस योजना में पात्र हितग्राही कौन है, कौन इसका लाभ ले सकते हैं। तो सबसे पहले यदि बात की जाए तो किराए पर कृषि यंत्र चलाना होगा, मतलब जो भी इसको ले रहा है, जो भी इसका लाभ ले रहा है, इसका उद्देश्य यही है कि छोटे किसानों को जो कृषि यंत्र आपको मिल रहे हैं वो आप किराए पर उपलब्ध कराएं। दूसरी बात यह है कि इसमें आपको जो है 25 लाख रुपए तक अधिकतम आप सामान ले सकते हैं और कम से कम 10 लाख रुपए का सामान आपको लेना है, जिसमें आपको 40% सब्सिडी मिलेगी। जैसे आपने 10 लाख का लिया तो इसमें 4 लाख आपको सब्सिडी मिलेगी। उसी प्रकार से 25 लाख का लेते हैं तो 10 लाख की अधिकतम इसमें अनुदान आपको मिलेगा। इसी अनुपात में यह अनुदान 10 लाख तक बढ़ता जाएगा और 10 लाख से ज़्यादा इसमें अनुदान नहीं है। इसमें जो चयन होगा वो लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा और इसमें जो लक्ष्य की यदि बात करें तो उस लक्ष्य के अनुसार ही हितग्राहियों को लाभ दिया जाना है। तो मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में कितने लक्ष्य हैं आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आप कौन से जिले से हैं और आपके जिले में कितने लक्ष्य हैं। इसमें आपको महिला पुरुष सामान्य एससी एसटी वर्ग में अलग अलग लक्ष्य भी दिखाए गए हैं, जो आप स्क्रीन पर वीडियो को रोककर आराम से देख सकते हैं। अब इसमें बात करें जो आवेदन कर रहा है उसको 12वीं कक्षा पास होना अनिवार्य है, मतलब वो 12वीं तक उसकी पढ़ाई होना चाहिए। दूसरी बात उसकी आयु की, तो 18 वर्ष से तो कम नहीं होना चाहिए पर 18 वर्ष से लेके 40 वर्ष के बीच होना चाहिए। 40 वर्ष से अधिक आयु वाले आवेदक भी इसमें आवेदन नहीं कर पाएंगे। और दूसरी जरूरी बात यह है जो सभी के मन में इसको क्वेश्चन रहता है कि इसमें जो आवेदक कर रहे हैं उनके नाम से जमीन होना अनिवार्य है या नहीं है। तो उनके नाम से जमीन नहीं भी होगी तो चलेगी, उनके माता पिता के नाम से उसी गांव में जमीन होना जरूरी है। अब इसमें यदि कोई व्यक्ति पहले से शासकीय और अर्धशासकीय सेवा या सरकारी नौकरी में है तो वह इसमें आवेदन नहीं कर सकते। अब इसमें यदि किसी गांव में पहले से लाभ मिल चुका है, मतलब 2017 के पहले यदि लाभ मिला है तो उनको लाभ मिल जाएगा वापस दोबारा, और यदि 2017 के बाद मिला है तो उनको दोबारा लाभ नहीं मिलेगा। अब इसमें जो एफपीओ है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, वो अगर लाभ लेना चाहते हैं तो उनके लिए शर्त है कि वो 2 वर्ष से इसमें जो है लाभप्रद हो, मतलब 2 वर्ष से उसको कंटिन्यू कार्य किया हो और साथ ही उसमें 300 सदस्य होना अनिवार्य है। इसमें यदि बात की जाए सबसे महत्वपूर्ण बात है यहाँ भी कि इसमें जो हमने ऋण लिया है उसको हम कब कितने समय में जमा कर सकते हैं। तो उस ऋण को आपको 4 साल तो अनिवार्य रूप से चलाना होगा। 4 साल से पहले यदि आप जमा कर देते हैं तो आपको अनुदान का लाभ नहीं मिलेगा और आपको अधिकतम 9 साल में इसको जमा करना है। 9 साल के बाद भी यदि जमा करते हैं तो आपको लाभ नहीं मिलेगा, मतलब आपको 4 साल से 9 साल के बीच में इसको आप जमा कर सकते हैं। 4 साल से पहले भी नहीं, 9 साल के बाद भी नहीं। अब इसमें सबसे एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें आपको जो आपके क्षेत्र के अनुसार, जिले के अनुसार जो भी आपके क्षेत्र में फसल होती है, अनिवार्य कृषि यंत्र लेना होगा, जिसमें सूची आपको जो है स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आप कौन से जिले से हैं, उसमें कौन सा अनिवार्य कृषि यंत्र है, आपको वो तो इसमें लेना ही होगा। उसके अतिरिक्त आप ऐच्छिक कृषि यंत्र भी ले सकते हैं, तो उसमें आपको लागत के अनुसार देखना होगा कि 25 लाख से ज़्यादा नहीं जाए। 25 लाख से ज़्यादा जाती है तो यही यंत्र लें, और अगर 25 लाख से कम आ रहा है तो आप दूसरा ऐच्छिक यंत्र भी इसमें जोड़ सकते हैं।
तो साथियों, यहाँ थी कस्टम हायरिंग से जुड़ी जानकारी। आप कमेंट करके आपके सवाल ज़रूर भेजें। यदि आपको कोई प्रश्न हो तो वह कमेंट करके भेज सकते हैं, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद।